रात के 10:15 बज रहे थे। बाहर सड़क पर सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन नेहा की रसोई में अभी भी बर्तनों के टकराने की हल्की आवाजें गूंज रही थी। दिन भर की थकान उसकी आंखों में उतर आई थी। बस आखिरी कुछ काम निपटाकर वो सोने की तैयारी में थी। तभी स्लैब पर रखे उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। सन्नाटे को चीरती हुई फोन की रिंगटोन नेहा के कानों में चुभी। उसने एक नज़र स्क्रीन पर डाली। नंबर अनजान था। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने बुदबुदाते हुए कॉल को अनदेखा कर दिया। उसे लगा शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा, लेकिन फोन शांत नहीं हुआ। एक बार, 2 बार, फिर तीसरी बार। लगातार बजती घंटी अब किसी खतरे की घंटी जैसी महसूस होने लगी थी। नेहा के हाथ ठिठक गए। उसने गीले हाथों को एप्रन से पोंछा और झिझकते हुए फोन उठाया। हेलो? नेहा की आवाज में थोड़ी सख्ती और ढेर सारी आशंका थी। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस तेज-तेज सांसें लेने की आवाज सुनाई दी। फिर एक कांपती हुई, रुआंसी लड़की की आवाज आई, दीदी, मेरा नाम पूजा है। मुझे मदद चाहिए। नेहा चौंक गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो इस लड़की को नहीं जानती थी। नहीं, उसने ये नाम पहले कभी सुना था, लेकिन उस आवाज में जो खौफ था, उसने नेहा को भीतर तक हिला दिया। नेहा ने खुद को शांत किया और लहजे को थोड़ा नरम करते हुए पूछा, पूजा, शांत हो जाओ। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? सड़क के शोर और पीछे से आती किसी अजनबी मर्द की चिल्लाने की आवाज के बीच पूजा की सुबकियां तेज हो गई। दीदी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, पूजा ने रोते हुए बताया। मैं घर से भागकर शहर आई थी। मुझे लगा यहाँ नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी। पर जिस एजेंट के भरोसे मैं आई थी, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा पैसा, मेरा मोबाइल, सब। मैं अभी एक पीसीओ से छिपकर कॉल कर रही हूँ। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगा। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। रसोई की खिड़की से आती ठंडी हवा अब उसे चुभने लगी थी। ये सिर्फ एक रॉन्ग नंबर नहीं था, यह एक ऐसी पुकार थी जिसे अनदेखा करना अब मुमकिन नहीं था। पूजा का फोन कट चुका था, लेकिन उसकी आखिरी चीख नेहा के कानों में अब भी गूंज रही थी। नेहा के हाथ ठिठक गए थे और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह बेडरूम की तरफ भागी, जहां रोहित लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम खत्म कर रहा था। रोहित, सुनो। नेहा की आवाज में घबराहट देख रोहित ने तुरंत अपना काम रोक दिया। जब नेहा ने उसे पूरी बात बताई, तो रोहित के चेहरे पर हमदर्दी के बजाय चिंता और संदेह के भाव आ गए। उसने बिस्तर से उठते हुए कहा, नेहा, शांत हो जाओ। देखो, आजकल ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं। कोई भी अनजान लड़की फोन करके ऐसी कहानी सुना देती है, और जैसे ही तुम मदद के लिए बाहर जाओगी, कोई गिरोह तुम्हें लूट लेगा। पुलिस के लफड़े और सुरक्षा का सवाल है, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? नेहा की आंखों में दृढ़ता थी। उसने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, रोहित, मैंने उसकी आवाज सुनी है। वो नाटक नहीं कर रही थी। उसकी सांसों में मौत का डर था। अगर वो सच में किसी मुसीबत में हुई और हमने सिर्फ शक के घेरे में रहकर उसे नजरअंदाज कर दिया, तो क्या हम खुद को कभी माफ कर पाएंगे? रोहित खामोश हो गया। वह नेहा की संवेदनशीलता को जानता था। एक लंबी आह भरते हुए उसने कहा, ठीक है, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। हम पहले पुलिस को इत्तला करेंगे। नेहा ने तुरंत उसी नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की, जो पूजा ने शायद किसी राहगीर या पीसीओ से मिलाया था। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूजा से बात कराने की मिन्नत की। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद पूजा की फुसफुसाती हुई आवाज आई। पूजा, सुनो, नेहा ने निर्देश देते हुए कहा, तुम कहाँ हो अभी? डरना मत, हम आ रहे हैं। पूजा ने कांपते हुए जवाब दिया, दीदी, मैं शहर के पुराने बस स्टैंड के पीछे वाले खंडहर के पास छिपकर बैठी हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। प्लीज जल्दी आइए। कॉल फिर से कट गया। रोहित ने अपनी कार की चाबियां उठाईं और स्थानीय थाने में
अपने एक परिचित इंस्पेक्टर को फोन लगाया। रात के सन्नाटे में कार की हेडलाइट्स ने गैराज का अंधेरा चीर दिया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक अनजान जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद की शुरुआत थी। रात का सन्नाटा अब और भी गहरा और डरावना हो गया था। रोहित की कार तेज रफ्तार से शहर की सुनसान सड़कों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। पुलिस चौकी पर संक्षिप्त जानकारी देने के बाद एक पीसीआर वैन उनकी गाड़ी के पीछे पीछे सायरन बंद किए चल रही थी, ताकि अपराधी सतर्क न हो सकें। पुराना बस स्टैंड शहर के एक पिछड़े इलाके में था, जहां पीली मरकुरी लाइटें रह रहकर झपक रही थी। वहां का माहौल अजीब सी भारीपन और दुर्गंध से भरा था। वहां, उस तरफ, नेहा ने खंडहर की ओर इशारा किया, जिसकी दीवारें समय की मार से काली पड़ चुकी थी। रोहित ने गाड़ी रोकी। नेहा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों पर चोट महसूस हो रही थी। पुलिस के जवान अपनी टॉर्च जलाकर झाड़ियों और टूटी हुई दीवारों के पीछे तलाशी लेने लगे। अचानक एक कोने से सिसकने की आवाज आई। टॉर्च की तेज रोशनी जब उस कोने पर पड़ी, तो वहां का दृश्य देखकर नेहा की रूह कांप गई। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी एक दुबलिपतली लड़की घुटनों में सिर दिए सिमटी बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो थरथर कांप रही थी। रोशनी पड़ते ही उसने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली और चिल्लाई, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। पूजा, पूजा, डरो मत, मैं नेहा हूँ। मैंने तुमसे फोन पर बात की थी। नेहा लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची और उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा के स्पर्श की गर्माहट महसूस करते ही पूजा ने आंखें खोलीं। डर, थकान और बेबसी उसके चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती थी। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी रक्षक खड़ी है, वह नेहा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस के इंस्पेक्टर ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए आसपास के इलाके की घेराबंदी करने का आदेश दिया। मैडम, आप इसे गाड़ी में ले जाइए। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, इंस्पेक्टर ने सतर्कता से कहा। रोहित और पुलिस की मदद से पूजा को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके कदम डगमगा रहे थे। जब कार आगे बढ़ी, तो पूजा ने पीछे मुड़कर उस अंधेरे खंडहर को देखा, जहां से वो अभी-अभी मौत के मुंह से निकल कर आई थी। नेहा ने उसका हाथ कसकर थाम लिया था, जैसे वह उसे यकीन दिला रही हो कि अब बुरा वक्त बीत चुका है। घर पहुंचते ही नेहा ने सबसे पहले पूजा को पानी पिलाया और उसे कंबल ओढ़ाया। वह अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखें रह रहकर दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं, मानो उसे डर हो कि वह एजेंट अब भी उसका पीछा कर रहा है। जब वो थोड़ी शांत हुई, तो उसने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। दीदी, मेरे पिता बीमार रहते हैं और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था, पूजा ने रुआंसी आवाज में कहा। गांव में एक आदमी आया था, राकेश। उसने कहा कि शहर के एक बड़े मॉल में बैकफिस की नौकरी दिला देगा। उसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, महीने के 20,000 रुपए, रहने का खर्च और बोनस। घर की तंगी और जल्दी पैसे कमाकर माँ बाप की मदद करने की चाह में मैं उसके बहकावे में आ गई। उसने बताया कि शहर पहुंचते ही राकेश का असली चेहरा सामने आ गया। वह कोई एजेंट नहीं, उसने पूजा का सारा सामान छीन लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां पहले से ही 2-3 और लड़कियां डरी समी बैठी थीं। पूजा ने मौका पाकर वहां से भागने की हिम्मत जुटाई और सड़क पर चलते एक अजनबी से मदद मांगकर नेहा का नंबर मिलाया था। नेहा ने पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ढांढस बंधाया। पूजा सिसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपको इस परेशानी में डाला। मुझे लगा कि अनजान को फोन करना मेरी कमजोरी है और शायद कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। नेहा ने बड़ी आत्मीयता से उसे समझाया, पूजा, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी समझदारी थी। अगर तुम उस वक्त फोन न करती, तो शायद आज तुम सुरक्षित न होती। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त सही इंसान से मदद मांगना ही असली बहादुरी है। रोहित ने कमरे में आते हुए कहा, हमने पुलिस को सारी जानकारी दे दी है।
तुम्हारे बताए हुए हुलिये के आधार पर उन्होंने छापेमारी शुरू कर दी है। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। पूजा की आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे समझ आ गया था कि शहर जितना बेरहम हो सकता है, वहाँ नेहा और रोहित जैसे फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। समय बीतने के साथ जख्म भरने लगे। पुलिस की मुस्तैदी से वो गिरोह पकड़ा गया और पूजा जैसी कई और लड़कियां उस नर्क से बचा ली गई। लेकिन पूजा के लिए असली चुनौती खुद को फिर से खड़ा करना था। नेहा और रोहित ने उसे सिर्फ सहारा ही नहीं दिया, बल्कि उसे आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। 6 महीने बाद की एक सुनहरी दोपहर थी। नेहा अपने लिविंग रूम में बैठी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने पूजा खड़ी थी। लेकिन ये वो डरी स्मी पूजा नहीं थी जो उस काली रात खंडहर में मिली थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने करीने से कपड़े पहने थे और उसके हाथों में मिठाई का एक बड़ा सा डिब्बा था। अरे पूजा, तुम अंदर आओ, नेहा ने चहकते हुए कहा। पूजा ने झुककर नेहा के पैर छुए और मिठाई का डिब्बा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, दीदी, आज मेरी पहली सैलरी आई है। एक अच्छी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई है और साथ ही मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में दाखिला भी ले लिया है। नेहा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने देखा कि पूजा की उन आंखों में, जहां कभी सिर्फ खौफ का बसेरा था, अब भविष्य के बड़े सपने और अटूट कृतज्ञता साफ चमक रही थी। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, दीदी। पूजा की आवाज भावुक हो गई। उस रात अगर आपने मेरा फोन नहीं उठाया होता तो आज पूजा जिंदा नहीं होती। नेहा ने उसे गले लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस एक हाथ बढ़ाया था पूजा। उस हाथ को पकड़कर ऊपर उठने की मेहनत तुम्हारी अपनी थी। मुझे खुशी है कि तुमने हार नहीं मानी। मिठाई के उस डिब्बे की मिठास से कहीं ज्यादा मीठा वह एहसास था कि एक सही वक्त पर लिया गया फैसला किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। पूजा अब अपने पैरों पर खड़ी थी और नेहा का वह अनजान फोन एक अनमोल रिश्ते में बदल चुका था। पूजा के जाने के बाद भी कमरे में एक सुखद एहसास बाकी था। नेहा बालकनी में खड़ी डूबते सूरज की लालिमा को देख रही थी। वह उस रात के बारे में सोचने लगी जब एक अनजान फोन कॉल ने उसकी दुनिया में हलचल मचा दी थी। रोहित पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सोच रही हो न कि अगर उस रात हमने फोन नहीं उठाया होता तो क्या होता? नेहा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, रोहित, उस एक फैसले ने न सिर्फ पूजा की जिंदगी बदली, बल्कि मुझे भी एक बहुत बड़ा सबक दिया। हम अक्सर डर और शक की वजह से अपनी आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। उसे बस एक भरोसे और एक पहले कदम की जरूरत होती है। नेहा ने महसूस किया कि दया और करुणा का एक छोटा सा बीज भी वटवृक्ष बन सकता है। समाज में जहां हर तरफ अविश्वास का माहौल था, वहां इस घटना ने ये साबित कर दिया कि मदद मांगना कमजोरी नहीं और मदद करना जोखिम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उस अनजान फोन कॉल ने नेहा को सिखाया कि दुनिया को बदलने के लिए बड़े बड़े वादों की नहीं, बल्कि सही वक्त पर दिखाई गई थोड़ी सी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। पूजा की मुस्कान अब नेहा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। रात के सन्नाटे में अब नेहा को डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उम्मीद की एक किरण उसे चीरने के लिए काफी है। बस जरूरत है तो उस किरण को थामने वाले एक हाथ की। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।